मित्रों नमस्कार। आज औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में और कौशल विकास प्रशिक्षण से संबंधित जो भी छात्र हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण विषय का मैंने आज चुनाव किया है और वो है फैक्ट्री एक्ट 1948 या कारखाना अधिनियम 1948। दोस्तों, ये जानने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आप सभी लोग जो लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं और इसके बाद जिन्हें फैक्ट्री में काम करना है, कारखानों में काम करना है, उन्हें इस फैक्ट्री एक्ट 1948 की जानकारी करना बहुत ही आवश्यक है। कारण क्या है मित्रों कि सर्वप्रथम हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस फैक्ट्री एक्ट 1948 का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले ये कहाँ लागू होता है इसको जानिए। ऐसे उद्योग जहाँ पर वर्ष भर किसी भी कार्य दिवस पर 10 या 10 से अधिक कर्मचारी कार्य करते हों अथवा बिजली की सहायता से किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य जो चल रहा हो उसमें 20 या 20 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हों, वहाँ पर ये फैक्ट्री एक्ट 1948 लागू होता है और इसके जो भी प्रोविजंस हैं वो वहाँ पर लागू हो जाते हैं। 28 अगस्त 1948 को संसद के द्वारा इसे पास किया गया था और 1 अप्रैल 1949 को जम्मू कश्मीर को छोड़ करके पूरे देश में फैक्ट्री एक्ट या कारखाना अधिनियम 1948 को लागू कर दिया गया था। इसे लागू करने के पीछे बहुत सारे उद्देश्य थे। उन उद्देश्यों में फैक्ट्री पर कार्य करने वाले जो भी कर्मचारी थे उनसे संबंधित जो बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, सुविधाएं हैं, उन सभी को उन्हें उपलब्ध कराना ये भारत सरकार के नियमों के अंतर्गत आता है और इसे राज्य सरकार को लागू करना होता है। तो फैक्ट्री जो एक्ट है 1948 इसके कार्य क्षेत्र क्या है, इसके बारे में जानना आप सभी के लिए आवश्यक है, क्योंकि ये क्या होते हैं कि लागू किन क्षेत्रों में होते हैं। जहाँ अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आपको या वहाँ पर जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनको इसके बारे में जानकारी अवश्य होनी चाहिए। सबसे पहले स्वास्थ्य के प्रावधान, स्वास्थ्य से संबंधित या हेल्थ प्रोविजंस क्या हैं। देखिए, इसके अंतर्गत साफ सफाई और संक्रमण की रोकथाम ये सभी का अधिकार है। इसलिए जहाँ पर कार्यस्थल हो वहाँ पर प्रॉपर तरीके से रोज़ाना साफ सफाई हो, जो दीवारें हैं उनका एक निश्चित समय के बाद में समय के अंतराल में उसका रंग रोगन होना चाहिए। वहाँ पर स्वच्छता के वो सारे मानदंड अपनाए जाने चाहिए जिससे किसी भी प्रकार का स्वास्थ्य के लिए संक्रमण ना हो। दूसरा है, अगर वहाँ पर कचरा या कोई अपशिष्ट जो रेजिडुअल्स होते हैं, जो उत्पादन के पश्चात जो अपशिष्ट या कचरा उत्पन्न होता है उसका निष्पादन
सही रूप से या समुचित रूप से उसका निष्पादन आवश्यक है, और वो आवश्यक है कि उसे सही तौर से और सही रूप से और सही समय से उसका निष्पादन किया जाए। ये अति आवश्यक होता है। तीसरी कंडीशन है कि अगर वहाँ पर तापमान से संबंधित किसी प्रकार के कार्य किए जा रहे हों जिससे ताप बढ़ता हो, तो वहाँ तापमान का नियंत्रण आवश्यक है। रोशनदान की आवश्यकता है ताकि रोशनी पर्याप्त मात्रा में कार्य क्षेत्र में उपलब्ध हो, ताकि जो कर्मचारी हैं उनके स्वास्थ्य पर उसका विपरीत प्रभाव ना पड़े। अगर कार्यस्थल में धूल धुआं हो तो उससे भी बचाव के उपाय होने चाहिए। भीड़ भाड़ का भी ध्यान रखा गया है कि अगर कार्यस्थल में भीड़ भाड़ हो तो उसके लिए भी फैक्ट्री एक्ट 1948 के अनुसार जो पुरानी फैक्ट्री हैं वहाँ पर प्रति व्यक्ति 9.1 स्क्वायर फुट या वर्ग फुट जगह प्रति व्यक्ति को प्राप्त होनी चाहिए, और नए नियमों के अनुसार जो नए फैक्ट्री नियम हैं उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 14.2 स्क्वायर फीट की जगह जो है वो उनको उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि उनके काम करने के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो। प्रकाश या लाइट, इसकी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। अंधेरा या अंधकार नहीं होना चाहिए ताकि उनके कार्य करने में उनके आँखों पर बहुत ज़्यादा जोर ना पड़े। इसके अलावा पेयजल, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता अति आवश्यक है। उन्हें स्वच्छ और साफ जो पेयजल है वो कार्यस्थल पर ही उनको उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा प्रोविजंस हैं इस एक्ट के अनुसार कि जो शौचालय हैं या पेशाब घर हैं वो कर्मचारियों की संख्या के ऊपर निर्धारण करना चाहिए, और महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए अलग अलग जो टॉयलेट्स हैं उनकी व्यवस्था करना अति आवश्यक है। तो ये जो पॉइंट्स है ये तो जनरल पॉइंट्स हैं। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट आता है वो आता है सेफ्टी प्रोविजंस, अर्थात सुरक्षा प्रावधान। कार्यस्थल पर जो कर्मचारी काम करते हों उनके लिए सुरक्षा सावधानियां और उससे संबंधित जो भी प्रावधान हैं उनका अनुपालन सुनिश्चित होना चाहिए। जैसे मशीनों के आसपास कार्य करते समय प्रकाश की समुचित व्यवस्था, मशीनों के आसपास जो है घेराबंदी होनी चाहिए ताकि उनके कार्य करने में किसी प्रकार का इंटरफेरेंस ना हो और कोई किसी प्रकार का खतरा उत्पन्न नहीं हो। अगर किसी प्रकार की कोई इमरजेंसी हो और विद्युत से कार्य करने वाली कोई मशीन है तो उसको संपर्क काटने की जो व्यवस्था वो आस पड़ोस या बहुत ही पास में होनी चाहिए, ताकि अगर कोई दुर्घटना हो तो बिजली को तुरंत ही काटने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा प्रति व्यक्ति, जैसे वो मजदूर है और उसे भार उठाना है तो उसकी भी सीमा निर्धारित होनी चाहिए कि प्रति व्यक्ति वो कितना लोड या कितना भार उसे उठाया जा सकता है या अधिकतम भार उसे उसके द्वारा कितना उठाया जाना चाहिए, इसका निर्धारण भी होना चाहिए ताकि उसके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। आँखों की सुरक्षा के लिए और उसके बचाव के लिए प्रोविज़न होना चाहिए। इसके अलावा चैम्बर, टैंक, पिट, पाइप, धुआं या सक्रिय जगह पर जहाँ पर खतरा है जबरन प्रवेश न कराया जाए, अर्थात वो स्थान जो खतरे से भरे हों उन स्थानों पर अगर कोई मजदूर कार्य न करना चाहता हो और या उसकी कार्य करने की इच्छा ना हो तो निश्चित तौर पर उसे उस क्षेत्र में
बचाव का कार्य करना चाहिए, उसे सुरक्षा देनी चाहिए। इसके अलावा आकस्मिक अगर कोई समस्या आए तो उससे भी बचाव के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। आग से बचाव, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। फर्स्ट एड किट जो है वो उपलब्ध होनी चाहिए। खतरनाक अगर प्रक्रियाएं हैं उनके लिए भी प्रोविज़न होना चाहिए, जैसे खतरनाक जानकारी को सार्वजनिक करना, उनका रिकॉर्ड रखना, सार्वजनिक स्थानों पर कार्य करना, और जो भी उनके रिकॉर्ड हों अपकीप करना और वो रिकॉर्ड रखना, उनको उपलब्ध कराना इत्यादि की व्यवस्था करना। जांच समिति के निर्धारण का कार्य भी किया जा सकता है। ये भी केंद्र सरकार के पास इसका अधिकार होता है कि केंद्र सरकार जो है जांच समिति तय कर सकती है। रासायनिक और जहरीले पदार्थों के प्रसार की सीमा तय होनी चाहिए और सभी को इसके संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। सुरक्षा प्रबंधन में जो कर्मचारी शामिल हों उनको सुरक्षा संबंधी संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाए और उसमें कर्मचारियों की भागीदारी को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। खतरे के समय सावधान करने के उपाय भी किए जाने चाहिए, अर्थात अगर किसी प्रकार का खतरा हो तो जो कर्मचारी कार्य क्षेत्र में उपलब्ध हैं उन्हें एक वार्निंग मिल जाए और उस वार्निंग के द्वारा उन्हें ये पता लग जाए कि यहाँ खतरे की स्थिति है, तो उनके बचाव के उपाय किए जाने चाहिए। वो सब पहले से तय किया जाना चाहिए। इसके अलावा कर्मचारियों के वेलफेयर या उनके कल्याण के लिए भी आवश्यकता होती है। अनुच्छेद 42 से 50 तक जो कारखाना अधिनियम है उसमें कारखाने में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उसके कल्याण के लिए इनका प्रोविज़न किया गया है, तो ये व्यवस्था जो है ये उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसके अलावा प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन, जो कारखाना मालिक है और कर्मचारी है उसके बीच में राज्य सरकार अपने यहाँ जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर हैं उनकी वो भर्ती करेगा, उनकी नियुक्त करेगा और उन्हें उनके अधिकारों से आच्छादित करेगा और उनको ये अधिकार होगा कि वो फैक्ट्री स्थल में प्रवेश करें। उसके लिए उन्हें फैक्ट्री मालिक से आज्ञा लेने की आवश्यकता ना हो और वो जाकर के मजदूरों से मिल करके और बातचीत करें और उनकी समस्याओं को समझें और उनके निराकरण के लिए समस्त उपाय करें। इसके अलावा अपराध के लिए दंड का भी प्रावधान है। अगर फैक्ट्री मालिक या उनके प्रबंधकर्ता किसी प्रकार का अपराध करते हैं तो उसके लिए भी प्रोविज़न है, जैसे प्रथम बार अपराध करने पर 3 माह की कैद और 2000 रुपया दंड स्वरूप या दोनों ही प्रोविज़न हो सकते हैं। दूसरी बार अपराध करने की स्थिति पर 6 माह और 5000 रुपये दंड या दोनों ही शामिल हो सकते हैं और तीसरी बार अपराध करने की स्थिति में 6 माह की कैद और 150 रुपये पर डे का जुर्माना जो है वो तय किया जा सकता है। इसके अलावा जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स हैं, अगर उनके कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न की जाती है या वो किसी भी प्रकार के रिकॉर्ड को मांगता है, उनको उपलब्ध कराने के लिए वो फैक्ट्री मालिक से कहता है और अगर ऐसा वो लोग नहीं करते हैं तो इस स्थिति में भी उनके पास में जो दंड की प्रक्रिया है वो भी लागू की जा सकती है। इसके अलावा जो फैक्ट्री पर कर्मचारी भी काम करते हैं उनके ऊपर भी दंड की प्रक्रिया शामिल है। उनके ऊपर भी ऐसा नहीं कि केवल फैक्ट्री मालिक है, कर्मचारियों के ऊपर भी दंड का प्रोविज़न होता है। इसके अलावा फैक्ट्री में एक फर्स्ट एड टूल किट, एक
निश्चित जगह पर, तय स्थान पर उपलब्ध होनी चाहिए और किसी भी दुर्घटना की स्थिति पर वो कम से कम समय पर कर्मचारी को उपलब्ध हो जानी चाहिए, उसका एक व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके अलावा अगर 250 या उससे अधिक कर्मचारी हैं तो कर्मचारियों के जलपान की व्यवस्था के लिए कैंटीन इत्यादि की व्यवस्था की जा सकती है। उसके लिए प्रोविज़न है कि हम उसके लिए एक व्यवस्था करें कि वहाँ पर कैंटीन की सुविधा उपलब्ध कराएं। इसके अलावा जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके लिए निर्धारित कार्य करने का दिवस पे कार्य करने का जो घंटे हैं वो निश्चित होने चाहिए, तय होने चाहिए। कम से कम 5 घंटे का अवकाश जो है कार्य के बाद उसे अवश्य मिलना चाहिए। प्रातः 6 बजे से पहले, माने सुबह 6 बजे से पहले और शाम को 7 बजे के बाद महिलाओं की नियुक्ति न की जाए, ये ध्यान रखने की बात है। साप्ताहिक अवकाश कर्मचारियों के लिए आवश्यक है। इसके अलावा अगर वो किसी दिन छुट्टी वाले दिन काम करते हैं तो उसके लिए प्रतिकर अवकाश की व्यवस्था वो भी तय की जानी चाहिए और वो उनको मिलना चाहिए। इसके अलावा कुछ सवैतनिक अवकाश इत्यादि की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है कर्मचारियों के वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत ये सभी चीज़ें आती हैं। तो सभी छात्रों से मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को समझें, बार बार समझने की कोशिश करें और इन चीज़ों को समझ करके और अपने कार्य क्षेत्र में जहाँ पर वो कार्य करें वहाँ पर इन चीज़ों को तलाश करें और इनकी व्यवस्था करें। अगर फैक्ट्री में ये चीज़ें नहीं उपलब्ध हैं तो ये आपके अधिकार क्षेत्र में आता है कि ये चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।